Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about Nobel Prize in Physics, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. So सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। इस साल का यानी कि 2020 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी दे दिया गया है एंड इट हैज़ बीन अवार्डेड टू 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मतलब वो लोग जो एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं, स्पेस वगैरह से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स। तो ये 3 लोग जिनको जॉइंट रूप से इस साल का नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया है वो हैं डॉक्टर रॉजर पेनरोज. Half of the Nobel Prize have been given to Dr. Roger Penrose and remaining half has been given to Reinhard Gengel and Andrea Ghez. Andrea Ghez is the only 4th woman in entire history of Nobel Prize to get Nobel Prize in Physics. तो हाफ इन दोनों को मिला करके मिला है कंबाइंड एंड रिमेनिंग हाफ हैज़ बीन गिवन टू डॉक्टर रोजर पेनरोज. डॉक्टर रोजर पेनरोज इज़ फ्रॉम यूके वाइल रेनहार्ड गेंजल इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड एंड्रिया गेज इज़ फ्रॉम यूएसए. ये सब कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं. आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इनको कौन से इनके कंट्रीब्यूशन के कारण इनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है. सो देयर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उससे रिलेटेड सवाल आएगा. भले इनका नाम भूल जाओ चलेगा, लेकिन इतना याद रखो कि इनको क्यों नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है. तो देखो, डॉक्टर रोजर पेनरोज को नोबेल प्राइज़ मिला है बिकॉज ही प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स. तो ब्लैक होल्स को इन्होंने प्रूव किया कि दुनिया में ब्लैक होल्स होते हैं, इस यूनिवर्स में ब्लैक होल्स हैं. ब्लैक होल्स आई होप आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं ब्रीफली आपको बता दूं. Black holes are created when a massive star collapses because of gravity under its own weight. Thus, black holes are formed. देखो, आपको तो पता होगा कि स्टार्स कैसे बनते हैं. स्टार्स आर मोस्टली लंप ऑफ गैसेस. एक तरह का समझो तो बहुत सारे हाईली कंडेंस्ड जो गैसेस होते हैं उनको हम लोग स्टार कहते हैं. उन गैसेस में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, और हाइड्रोजन हीलियम के कॉन्टिन्यूस फ्यूजन के कारण स्टार से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इस कारण से वो लाइट भी करता रहता है, शाइन भी करता रहता है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब स्टार अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देता है, जब सारा का सारा फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है, तो धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है. और उसके बाद चूँकि लंप ऑफ गैसेज जितने ज़्यादा हैं उसमें थोड़े बहुत डस्ट मटेरियल्स भी इतने ज़्यादा होते हैं कि वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो कंडेंस होने लगता है, और वो इतना हेवी हो जाता है, इतना ज़्यादा वो हेवी हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि फिर एक लाइट टाइम के बाद हम उसको ब्लैक होल कहते हैं. उसको ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी वेट इतनी बढ़ जाती है कि अगर उसके पास से कोई लाइट पार्टिकल भी गुजर रहा हो, यानी कि जो सनलाइट भी गुजर रही हो या किसी भी तरह की विजिबल लाइट या कोई भी लाइट गुजर रही हो, उसको भी वो कैप्चर कर लेता है थ्रू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको पता है कि अभी जैसे हमारे अर्थ के ऊपर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप अपना पेन अगर आप ड्रॉप करो तो वो गिर जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो लाइट को भी पकड़ ले. लेकिन ये ब्लैक होल्स, इनका मास इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइट को भी कैप्चर कर लेते हैं, और इसीलिए इनको ब्लैक होल्स कहते हैं. क्योंकि ये जब लाइट को भी कैप्चर कर लेते हैं तो इस कारण से ये दिखते ही नहीं हैं, दे अपीयर ब्लैक. देखो, कोई भी चीज़ दिखने के लिए उस पर लाइट गिरनी चाहिए और रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी आंखों में आनी चाहिए, तभी वो चीज़ हमें दिखती है. अगर आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो आपको तभी तक दिख रही हैं जब तक उस पर पड़ने वाली जो इंसिडेंट रेज है, इट मस्ट गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू योर आईज. बट since black holes are so dense that none of the light gets reflected from its surface, and that is why you cannot see black holes. They appear dark black only, and that is why they are known as black holes. अभी
डॉक्टर रॉजर पेनरोज को नोबेल प्राइज़ मिला है बिकॉज ही प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स, कि ब्लैक होल्स होते हैं, इन्होंने ये प्रूव किया। जबकि इन दोनों को कंबाइंड रूप से नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है बिकॉज उन्होंने एक ब्लैक होल की लोकेशन डिटरमाइन कर दी, उन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि इस जगह पे एक ब्लैक होल है, और वो ब्लैक होल का नाम इन्होंने दिया है सैगिटेरस ए स्टार। ये जो सैगिटेरस ए स्टार जो इन दोनों ने मिल करके ढूंढा है, ये हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा अर्थ भी है, जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम आता है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। आई होप यू मस्ट बी नोइंग दिस सैगिटेरस ए स्टार ब्लैक होल discovered by these two astrophysicists is completely at the center of our Milky Way galaxy। अब जरा देखते हैं, इसी आर्टिकल में बताया गया अबाउट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। उसके पहले एक बार ब्लैक होल के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, व्हाट इज़ अ ब्लैक होल? ब्लैक होल्स आर मिस्टीरियस एंड टेरिफाइंग एंड वी हैव गॉट ए सिंपल गाइड हाउ दे वर्क। देखो, अ ब्लैक होल इज ए रीजन ऑफ स्पेस वेयर एब्सोल्युटली नथिंग कैन एस्केप। ये देखो, ये बीच का एरिया है ब्लैक होल, यहाँ से कुछ भी गुजर नहीं सकता। And that is why they have extremely strong gravitational effect, which means once something goes into black hole, it cannot come out. They get their name because even light cannot escape once it is sucked into a black hole. Most black holes are made when a super giant star dies. This happens when star run out of fuel. यही मैंने आपको समझाया, जब उसका हाइड्रोजन का जो फ्यूजन रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। When the complete fusion reaction happens, then the star starts to collapse under its own weight. When this happens, gravity pulls the center of the star inwards quickly and collapses into a tiny ball, leading to formation of black holes. अब एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। देखो, इन दोनों को जो नोबेल प्राइज़ मिला है, रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया किस को, बिकॉज दे डिस्कवर्ड अ स्टार नोन एज अ ब्लैक होल नोन एज सैगिटेरस ए स्टार। तो इस ब्लैक होल को ढूंढने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। और इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की मदद से दे हैव कैप्चर्ड इमेजेज ऑफ ब्लैक होल्स। So in 2019, scientists got the first optical image of the black hole, which is at the center of Messier 87 galaxy। तो जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसे ही एक मेसियर 87 गैलेक्सी है, उसके अंदर एक ब्लैक होल डिस्कवर किया गया, उसकी इमेज निकाली गई। और दूसरा सैगिटेरस ए स्टार इज़ द सेकेंड ब्लैक होल विच हैज़ बीन फोटोग्राफ्ड। और इसी कारण से इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्लैक होल्स आर टू हेवी एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट अलाउ इवन लाइट टू पास थ्रू देम। देन हाउ कैन एन ऑप्टिकल इमेज ऑफ अ ब्लैक होल बी कैप्चर्ड? आखिर हम ब्लैक होल का इमेज कैसे कैप्चर कर सकते हैं जब ब्लैक होल से कोई लाइट आती ही नहीं है? इफ़ वी कैन नॉट सी अ ब्लैक होल, हाउ कैन वी कैप्चर एन इमेज ऑफ ब्लैक होल? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसको समझते हैं। देखो, इफ़ दिस इज़ अ ब्लैक होल, देखो, इफ़ दिस इज़ अ ब्लैक होल देन इट इज़ अ कम्प्लीटली डार्क एरिया, नो लाइट कैन पास थ्रू इट। लेकिन ये ब्लैक होल के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है ना, दिस सराउंडिंग एरिया इज नोन एज इवेंट होराइजन। और ये इवेंट होराइजन इज मेड अप ऑफ फास्ट मूविंग गैसेज, क्लाउड्स एंड प्लाज्मा। एंड दीज फास्ट मूविंग गैसेज, क्लाउड्स एंड प्लाज्मा together known as event horizon, they keep on emitting a lot of light, and just by capturing the image of this event horizon we can predict that at the core of this event horizon there must be a large black hole। और इसी तरीके से ब्लैक होल का पता लगाया जाता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमने आपको थोड़े से भी हिंट्स भी दे रखे हैं। विथ हेल्प ऑफ दिस हिंट्स यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज़ अबाउट स्मार्ट टेस्ट एंड दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझ लेते हैं। हमारे देश की डिफेंस एजेंसी DRDO ने सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है। सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हैज़ बिन कंडक्टेड ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। स्मार्ट टेस्ट कर दिया है फ्रॉम व्हीलर आइलैंड ऑफ उड़ीसा। तो न्यूज़ सिंपल है, हमारे देश की डिफेंस एजेंसी DRDO ने सक्सेसफुल स्मार्ट टेस्ट कर दिया। तो ज़रा समझते हैं कि स्मार्ट है क्या।
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इस पूरे टर्म को समझने से पहले ब्रीफली समझ लेते हैं ये टॉर्पीडो क्या होता है। देखो सुपरसोनिक तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, समथिंग दैट मूव्स हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड, एटलीस्ट 5 टाइम्स हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो सुपरसोनिक तो आप समझते ही हैं। मिसाइल भी आप समझते हैं, वो ऐसी चीज़ जो हवा में उड़ती है और कोई भी एक जो वॉरहेड है उसको एक जगह से दूसरे जगह डिलीवर करती है, उसको हम लोग कहते हैं मिसाइल। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रीच ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं पहले। टॉर्पीडो इज एन अंडर वाटर वेपन लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमरीन, सब सरफेस वेसल और एरोप्लेन टू डिस्ट्रॉय अनदर सबमरीन। अभी टॉर्पीडो, अगर आपने द गाजी अटैक मूवी देखी होगी तो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर आ जाएगा कि टॉर्पीडो कैसे काम करता है। नेवरदलेस आई होप आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा ही। सर्फ ओशन के अंदर कुछ एक हमारे नेवल शिप्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सबमरीन नाम से आपको पता चल रहा है, बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन। ये सबमरीन क्या करते हैं, ओशन का कोस्ट गार्ड करते हैं। ओशन एरिया में कोई एनिमी सबमरीन ना आए उसके लिए हम ये सबमरीन, इंडिया के सबमरीन्स वो कोस्ट गार्ड करते रहते हैं। अभी सबमरीन से टॉर्पीडो लॉन्च किया जा सकता है, मतलब एक तरह का वेपन है, एक तरह की समझो एक तरह का पेलोड है, अटैक का वेपन है जो सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। अभी नए ज़माने के जो टॉर्पीडो हैं वो पहले के तो देखो गाजी अटैक मूवी में जो दिखाया है वो तो सबमरीन से टॉर्पीडो लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन नए ज़माने के जो टॉर्पीडोज हैं आजकल वो ऊपर नाव से भी, वेसल से भी लॉन्च किया जा सकता है, आजकल एरोप्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है, मिसाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है। इमेज की मदद से देखते हैं, ये देखो ये जो टॉर्पीडो है दिस इज़ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमरीन, जो गाजी अटैक मूवी में दिखाया था। जो नए ज़माने के टॉर्पीडोज़ हैं दे कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ शिप ऑल्सो, यहाँ से शिप से लॉन्च किया जा सकता है। जो उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन होता है इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ मिसाइल। तो देखो यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया हमने और ये मिसाइल के ऊपर टॉर्पीडो लगा है। ये मिसाइल काफ़ी डिस्टेंस तक ले करके जाएगा इसको, और जहाँ पे इसको अटैक करना है सबमरीन के ऊपर, एनिमी सबमरीन के ऊपर, वहाँ पे ये मिसाइल इस टॉर्पीडो को अपने अंदर से रिलीज़ कर देगा और ये फिर टॉर्पीडो मिसाइल से सेपरेट होकर के इट विल कम डाउन एंड इट विल हिट द एनिमी सबमरीन। तो ये होता है टॉर्पीडो लॉन्च फ्रॉम अ मिसाइल। और ये जो करंट न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। हमने, हमारे देश की जो एजेंसी है DRDO, उसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो स्मार्ट बना दिया है। अभी इसके मदद से नाउ अटैक रेंज ऑफ इंडियाज टॉर्पीडो विल बी इंक्रीज्ड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। पहले कैसा था, एक टॉर्पीडो हार्डली 5 से 6 किलोमीटर तक डिस्टेंस पे अटैक कर सकता है, लेकिन अब इसका रेंज 1000 किलोमीटर्स तक बढ़ा दिया गया। इट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। अभी देखो कैसा है कि मिसाइल के ऊपर टॉर्पीडो लगा करके हम लोग अटैक करेंगे। अब ये मिसाइल खुद ही 1000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर लेगा और अंत में जाकर के अपने अंदर से टॉर्पीडो को रिलीज़ करेगा और वो टॉर्पीडो जाकर के एनिमी के सबमरीन पे अटैक कर देगा। और ये मिसाइल कैसा है, ये स्मार्ट टेस्ट का जो मिसाइल है वो ऐसा मिसाइल है कि जिसको हम लोग बीच से ही कभी भी इसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ एनिमी का सबमरीन जाएगा उस हिसाब से हम अपने मिसाइल को गाइड करते रहेंगे और बिल्कुल नज़दीक ले जा कर के वी विल रिलीज द टॉर्पीडो अटैच्ड विद दिस मिसाइल इन ऑर्डर टू हिट द एनिमी सबमरीन। एंड दिस वे इंडियाज कैपेबिलिटी in Indian Ocean will be enlarged to a great extent। रेंज सीधा 5 से 6 किलोमीटर की रेंज से बढ़ा करके 1000 किलोमीटर तक का हमारा टॉर्पीडो अटैक का रेंज हो गया है। एंड दिस विल हेल्प इंडियन नेवी टू बिकम मोर कैपेबल इन द इंडियन ओशन रीजन। इट विल हेल्प इन काउंटरिंग चाइनीज थ्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन। अभी देखो इसी आर्टिकल में बताया है कि इंडियन नेवी को हाल फिलहाल में, ये स्मार्ट टेस्ट तो बिल्कुल रिसेंट है, कल या परसों कंडक्ट कराया गया है, जून महीने में, इन दिस ईयर इटसेल्फ, इन जून 2020 इटसेल्फ, इंडियन नेवी हैड इंडक्टेड एडवांस्ड टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम कॉल्ड मारीच। तो पहले जो हमने देखा वो टॉर्पीडो अटैक सिस्टम था। अब ये जो हम देख रहे हैं जो जून महीने में इंडियन नेवी को मिला था, DRDO ने ही बना के दिया था, ये है टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है मारीच। ये टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम का नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई एनिमी टॉर्पीडो हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारे शिप के ऊपर अटैक करेगा, तो ये टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम मारीच हमारे शिप को प्रोटेक्ट करेगा। लेट अस सी हाउ इट विल वर्क। मैंने तो रोल तो बता ही दिया, द रोल ऑफ मारीच इज टू protect Indian naval ship from attack of torpedoes. Now let us see how does Marich work. देखो Marich first of all detects and then confuses and diverts the torpedo attack.
देखो मान लो कि ये एनिमी सबमरीन है ये, और ये एक टॉर्पीडो रिलीज़ कर रहा है, ये टॉर्पीडो इसने रिलीज़ किया, और ये हमारा नेवल शिप है, ये इंडिया का नेवल शिप है, इसके ऊपर मारीच लगा होगा। अब ये मारीच क्या करेगा, अलग अलग जगहों पे ये शिप ऐसे चल रही है, दूर दूर अलग अलग जगहों पे ये टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा ओशन के अंदर। ये टॉर्पीडो कैसे अटैक करते हैं, ये टॉर्पीडोज वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हुए उसके पीछे जा करके उस पर अटैक करते हैं। अब ये मारीच अलग अलग जगहों पे इट विल क्रिएट वाइब्रेशंस। अब ये टॉर्पीडो कंफ्यूज हो जाएगा, इट विल गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस क्रिएटेड बाय मारीच एट डिफरेंट लोकेशंस इन द ओशन, और ये टॉर्पीडो कंफ्यूज होकर के जाकर के कहीं दूसरे जगह हिट कर देगा, और इस कारण से ये जो टॉर्पीडो का अटैक है वो वेस्ट हो जाएगा। एंड इन दिस वे मारीच विल प्रिवेंट अटैक ऑन इंडियन नेवल शिप। सो इट इज़ अ डिफेंस सिस्टम। अभी जो हमने स्मार्ट बनाया है दैट इज़ एन अटैक सिस्टम, टॉर्पीडो अटैक, और ये जो मारीच है दिस इज इंडियन डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट टॉर्पीडो। The next article is taken from Assam segment. It is about indefinite Chakka Bandh in Guwahati. This topic is important from our syllabus, paper 6, Assam governance point of view, especially from the sub-segment pressure groups. So सबसे पहले current news देखते हैं। All Assam Motor Transport Association has called indefinite Chakka Bandh in Guwahati. आप सब जानते ही होंगे। इनका डिमांड है कि या तो इनको बस फेयर डबल करने को अलाउ किया जाए, जो भी बस फेयर है 10 रुपये 12 रुपये उसको डबल करने को अलाउ किया जाए, या तो फिर इनको बसेस को फुल कैपेसिटी में रन करने को दिया जाए। अभी कैसा है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 द बसेज आर नॉट रनिंग इन फुल कैपेसिटी, उनको मैक्सिमम हाफ भर के वो रन कर सकते हैं। अभी ये फोर्स कर रहे हैं कि हाफ भरने के कारण इनको काफ़ी लॉस हो रहा है, तो या तो ये फेयर डबल कर दें, नहीं तो फिर ये इनको पूरा कैपेसिटी में चलने को अलाउ किया जाए। और दूसरा डिमांड है इनका रिडक्शन ऑफ रोड टैक्स बाय 50%। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले सारे बसेस भी हैं, दे आर ऑन स्ट्राइक, तो रिडक्शन ऑफ रोड टैक्स बाय 50%, ये दो मेन डिमांड है इनके। दे पुट देयर डिमांड इन फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ आसाम चंद्रमोहन पटवारी, और चंद्रमोहन पटवारी साहब ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी तक स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं किया है। अब ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट विल नॉट कम इन पीटी एग्ज़ाम, इट विल नॉट कम डायरेक्टली इन द मेंस एग्ज़ाम, लेकिन इसका हम इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन ऑन प्रेशर ग्रुप्स। हम इस न्यूज़ का एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन प्रेशर ग्रुप्स। और प्रेशर ग्रुप्स आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया गया है इन जीएस पेपर 2 गवर्नेंस। तो पहले ज़रा समझते हैं व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स। अ प्रेशर ग्रुप इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। तो हर ग्रुप के अपने लोग होते हैं, देखो जैसे वर्कर्स होते हैं मिल के अंदर, वो अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं, वर्कर मिल वर्कर एसोसिएशन, वो एक समझो प्रेशर ग्रुप है। मान लो कि कोई डेली वेज वर्कर्स हैं या रिक्शा वर्कर चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने मिल करके अपना एक ग्रुप बना लिया, एसोसिएशन बना लिया, तो दैट विल बी अ प्रेशर ग्रुप। एक तरह के लोग, कॉमन इंटरेस्ट के लोग अगर अपना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, अपनी ग्रुपिंग बना लें इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू पुट देयर डिमांड इन अ कंसर्टेड मैनर, देन दैट ग्रुप इज़ नोन एज प्रेशर ग्रुप। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये अपना ग्रुप बना करके अपने इंटरेस्ट को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार को प्रेशराइज करते हैं कि वो इनके इंटरेस्ट को माने। कई सारे प्रेशर ग्रुप आप देखते होंगे, जो ऑटोमोबाइल का अपना ग्रुप होता है, ऑटोमोबाइल यूनिट्स का, तो शॉपकीपर्स का अपना ग्रुप होता है, ये सब प्रेशर ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं। दे अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन द पब्लिक पॉलिसी बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। इस पर्टिकुलर केस में जो प्रेशर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो है ऑल असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अभी देखो प्रेशर ग्रुप्स क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं सरकार को प्रेशराइज करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। ये आपको मेंस एग्जाम में ये काम आ सकते हैं। इलेक्शनरिंग, फर्स्ट टेक्निक यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप इज नोन एज इलेक्शनरिंग। इसमें कैसा है, प्रेशर ग्रुप्स वाले अपने ही कैंडिडेट को जिता देते हैं इलेक्शन में और उसकी सरकार बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो रिक्शा ग्रुप है, रिक्शा पुलर का अपना ग्रुप है, और उन्होंने आपस में से एक कैंडिडेट को खड़ा करके एमएलए बना दिया गुवाहाटी कामरूप डिस्ट्रिक्ट एरिया का, तो उस तरीके से उनका डिमांड पूरा हो जाएगा। या दूसरा है लॉबिंग। लॉबिंग इज़ बाय प्रेशराइजिंग द पब्लिक गवर्नमेंट्स, पब्लिक ऑफिसर्स।
इस पर्टिकुलर केस में ये लोग लॉबिंग कर रहे हैं, असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं, सो दे आर लॉबिंग द गवर्नमेंट। तीसरा अप्रोच होता है प्रोपोगेंडाइजिंग। प्रोपोगेंडाइजिंग में जो प्रेशर ग्रुप होता है वो अपनी बात, अपना ओपिनियन, अपना कंसर्न लोगों के सामने रखता है इन ऑर्डर टू गेट पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सिंपैथी, दैट इज नोन एज प्रोपोगेंडाइजिंग। सो ये तीन तरीके होते हैं इस पर्टिकुलर केस में। यू कैन ईजिली सी दैट दिस प्रेशर ग्रुप इज यूजिंग लॉबिंग मेथड इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट। अब इफ एनी क्वेश्चन कम्स ऑन प्रेशर ग्रुप, गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट चक्का बंद इन गुवाहाटी। आप लिख सकते हैं ऑल असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लॉबीड द गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर डिमांड्स। अभी तक ये डिमांड्स वैसे फुलफिल हुए नहीं हैं। The next article is again taken from Assam segment. It is about land pattas distribution in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view. So सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, आपको तो पता ही है कि देर आर सो मेनी इंडिजीनस लैंडलेस फैमिलीज इन असम। कई सारे ऐसे लोकल एसएमईज बैकग्राउंड के, एसएमईज इथनिसिटी के लोग हैं, फैमिलीज हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है असम के अंदर, और आउटसाइडर लोगों के पास काफ़ी सारा ज़मीन उन्होंने ग्रैब कर रखा है। तो इस कारण से असम गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी नेम्ड हरिशंकर ब्रह्मा कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ लैंड ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, एंड दिस कमिटी रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स टू द लैंडलेस इंडिजिनस फैमिलीज। इस कमिटी ने कहा, ये देखो ये हरिशंकर ब्रह्मा कमिटी है, बाकी सब उनके मेंबर्स हैं, इन्होंने रिकमेंड किया कि जिनके पास भी ज़मीन नहीं है इंडिजिनस फैमिलीज़ को, उनको सरकार ज़मीन दे ताकि वो वहाँ पे अपना बेसिक सेटलमेंट कर सके। और फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ हरिशंकर ब्रह्मा कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ असम फ्रेम्ड द लैंड पॉलिसी 2019, एंड with help of this land policy 2019 the government of Assam is distributing land rights or land pattas to these landless families। तो देखो ये कोई इंडिजिनस लैंडलेस फैमिली है, इसको इसके बेसिक लैंड राइट्स पूरे हों, इसलिए हरिशंकर ब्रह्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था दैट दे शुड बी गिवन सम लैंड राइट्स और लैंड पट्टास। और इसको फॉलो करते हुए असम सरकार लेकर के आई है the land policy under which more than 1.6 lakh families have been given land rights under land policy 2019 of government of Assam। अब कुछ चैलेंजेज भी हैं इस लैंड पॉलिसी में। अब कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है दैट देयर आर मेनी फेक बेनिफिशियरीज। अभी ये प्रोविज़न किसके लिए है, ये स्कीम किसके लिए है, जिसके पास ज़मीन नहीं है। लेकिन अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी ज़मीनें हैं, बट वो फेक तरीके से अपना नाम रजिस्टर करा के और लैंड ले रहे हैं अंडर दिस लैंड पॉलिसी स्कीम। दूसरा चैलेंज है द लैंड इज़ बीइंग अलॉटेड फ्रॉम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। सरकार ज़मीन बांट तो रही है, लेकिन लोगों को ऐसी ऐसी ज़मीन बांट दे रही है फॉरेस्ट एरियाज़ की जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, और उस ज़मीन को बांटने के कारण अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो दीज आर सम कंसर्न्स अराइजिंग फ्रॉम दिस लैंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? द क्रेडिबिलिटी ऑफ द लैंडलेस सीकिंग पट्टा मस्ट बी स्क्रूटनाइज। जो लोग भी लैंडलेस लोग की तरह रजिस्टर कर रहे हैं अंडर दिस स्कीम एज बेनिफिशियरी, उनका पहले पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए। और दूसरा, जो भी लैंड अलॉट किया जा रहा है उसकी एक प्रॉपर सर्वे की जानी चाहिए, मैपिंग की जानी चाहिए, एंड देन ओनली इट शुड बी अलॉटेड। नो इकोलॉजिकली सेंसिटिव लैंड शुड बी अलॉटेड अंडर दिस स्कीम। प्लीज अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we will cover topic number 82 to 84. Topic number 82 is first bamboo industrial park of Northeast. The central government will establish the first bamboo industrial park of Northeast in Dima Hasao district of Assam. Ministry of Development of Northeastern region will be implementing agency. Please attempt this question that is based on topic number 82. Topic number 83 is largest trading partner of India. The US was the largest trading partner of India in the fiscal year 2019-20. In 2018-19 also the US was India's largest trading partner. But before that, from 2013 to 2017, China was India's largest trading partner. Please attempt this question based on topic number 83. Topic number 84 is Himalayan golden wing bird wing. Golden bird wing is India's largest butterfly. The length in wingspan position is 194 millimeter, and this golden bird wing is mostly found in Himalayan state. तो जो भी हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे ये मिलते हैं. Please attempt this question that is based on topic number 84.
This is the answer of question number 79 to 81 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. Let us see the answer of practice question that we had given in yesterday's newspaper analysis. The first question was regarding hepatitis. There I told you that only vaccine of hepatitis B is included in universal immunization program. So the first statement is wrong. Second statement is also wrong because hepatitis B is still not successfully controlled in India, while it is controlled in countries like Nepal, Bangladesh and even Bhutan. So second statement is also wrong, but the third statement is right. The WHO organizes World HIV Day, TB Day, Malaria and Hepatitis Day in order to generate awareness against these diseases. So the third statement is correct. Correct answer will be option B. Second question was regarding geographical indicators. Physical attribute is the central point. No, this statement is wrong. Not physical attribute, but the location, the region from which the goods is being sourced is the central point in providing GI tag. So the first statement is wrong. Central highlands are the more fertile than Indo-Gangetic plain. This statement is also wrong. Indo-Gangetic plain is in fact the most fertile land of India. So both statements are wrong. The correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.